हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हम लोग अपनी जो किताब है, जो मस्ट अवेटेड किताब थी जनरल स्टडीज़, उसके डिस्कशन को स्टार्ट किए हैं। एंड आवर दिस वीडियो लेक्चर्स इज डेडिकेटेड टू ऑल दोज जिनको थोड़ी बहुत बुक के साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस वीडियो कोर्स का पर्पस जो है वो ये है कि इस कोर्स को हमने बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया हुआ है। ठीक है। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कोर्स, ये जो हमारा वीडियो कोर्स है, इसका पर्पस केवल एकमात्र ये है कि आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे उसको किसी तरह से हमें सॉल्व करना है। सो इस वीडियो कोर्स का पर्पस, जो डायरेक्ट पर्पस है, वो क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज के सेक्शन से आपके एग्जाम्स में आएंगे उसको हमें बहुत आसानी से सॉल्व करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमें हमारा जो एक और मेन मकसद है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट मैटर वो है, पर्पस है। ठीक है। इनडायरेक्ट पर्पस है। इनडायरेक्ट पर्पस क्या है? इनडायरेक्ट पर्पस ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है राज्य व्यवस्था को लेके या बाकी जो जनरल स्टडीज के सब टॉपिक्स हैं उनको लेके, उनको किसी न किसी तरह से हमें अच्छा करना है। ठीक है। मतलब अगर आप एसएससी के बाद भी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपका फाउंडेशन एक जो जनरल स्टडीज का है वो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करें। सो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इस कोर्स को, इस वीडियो कोर्स को बहुत स्पेसिफिकली और टारगेटेड करेंगे। मतलब मान लो कि अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान मान लो हम पॉलिटी कर रहे हैं, तो पॉलिटी में हम ट्राई ये करेंगे कि जो जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं उसको बहुत कॉम्प्रहेंसिव कवर करें। मतलब मान लो कि हम प्रेसिडेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसको इस ढंग से कवर करें कि आगे चल के जब भी हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ें तो हमें बहुत फैमिलियर, बहुत ही एक तरह से अपनापन लगना चाहिए उस टॉपिक से, सो दैट कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और स्ट्रांग हो पाए और हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, क्लियर है? अभी तक हमने पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। आज हम लोग पॉलिटी के एक और नए टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट आपको पता है, इट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। और जो जो देश है, जो स्टेट है, वो किन के नाम पे चलता है? वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही चलता है। वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही चलता है। ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो कोई भी राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो स्टेट का हेड होता है। ठीक है। स्टेट का हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड नहीं होता है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है हमारा प्रधानमंत्री। सो जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड द प्रेसिडेंट, इट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। मतलब वो जो सरकार है उसके हेड ना होके पूरे जो आपका स्टेट है, जो आपका कंट्री है, उसके हेड होते हैं। कौन होते हैं उसके हेड? प्रेसिडेंट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर्स जो हैं हमारे संविधान में दिए गए हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन सभी को आज देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और बहुत सारे जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतर ढंग से समझ पाएँ, सो दैट कि हाँ, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी हो जाए कि आगे चल के जब पॉलिटी के क्वेश्चंस हमारे सामने आए तो हमें कोई भी परेशानी उसमें ना हो। एक्चुअली मेरा पर्पस ये है कि आपकी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं ब्रॉड करूँ। मान लो कि प्रेसिडेंट के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपकी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं यहाँ लेके जाऊँ। मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ है और इसको जब मैं ब्रॉड करूंगा प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चंस को लेके, तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फेस अ क्वेश्चन ऑन प्रेसिडेंट, आपको कोई भी परेशानी उसमें ना हो। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी उसमें ना हो। तो आइए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। जितने भी फैक्ट्स पे मैं आपको रेड पेन से डबल टिक कर दिया करूंगा, उसको प्लीज़ आप भी मार्क कर लीजिएगा और उसको बार बार पढ़ के रिवीजन करते समय, ये जो सारी पीपीटी है आपको वीडियो कोर्स में प्रोवाइड की जाएगी। सो जब रिवीजन करने जाएंगे तो इस पीपीटी के भी जो डबल टिक मार्क्स वाले पॉइंट्स हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सो इसका ख्याल रखिएगा और आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। यस, तो आज आपके सामने जो पहला स्लाइड है वो देखते हैं कि क्या बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में और वो क्या कहना चाहता है। ठीक है। सो जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में जो पहला चीज मैंने आपको पहले ही क्लास में ओपन करते बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। सो द प्रेसिडेंट इज द, क्या लिखा है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है। द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया।
मैंने आपको बताया है कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसके, वो होते हैं पूरे कंट्री के, मतलब स्टेट के। जब भी पॉलिटी पढ़ते समय आपको मैं स्टेट बोलूं तो स्टेट जो है एक थ्योरेटिकल वर्ड है और इसको पूरे कंट्री के लिए यूज होता है, ठीक है। तो स्टेट जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, राज्य व्यवस्था में हम स्टेट यूज करते हैं। और जब भी मैं स्टेट वर्ड बोलूं तो आप समझना कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ना कि वो स्टेट्स जो हैं उनकी। सो प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। क्या मतलब हुआ इसका? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कोई भी कार्य जिस देश में होगा वो किसके नाम पे होगा, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके नाम पे लिए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट के नाम के लिए जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड ऑन हिम, शैल बी वेस्टेड ऑन हिम। सेम प्रोविजन आपके गवर्नर्स वाले चैप्टर में हमने हम देखेंगे कि वहां पे जो जितने भी यूनियन के पावर हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट पे होते हैं, उसी तरह जो स्टेट्स के पावर होते हैं वो किसके पास होते हैं, वो गवर्नर्स के पास होते हैं, ठीक है, वो राज्यपाल के पास होते हैं। क्लियर है? बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों ने समझ लिया। राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसमें निहित होती हैं। संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, यहां ध्यान देने की बात है, एग्जीक्यूटिव पावर की केवल बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है सर, ध्यान देंगे। वह सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो प्रेसिडेंट है ही इज द हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर का क्या अर्थ हुआ? जब हम कहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी जो आर्मी से या डिफेंस रिलेटेड जो बड़े डिसीजंस होते हैं, जैसे कि जंग करना है कि नहीं करना है, कौन कौन से बड़े से जो ट्रीटी वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो दिखता है, ठीक है। सो ही इज द हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस। इसके लिए आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो देखेंगे कि वो चेंज होता रहता है, कभी आर्मी करते हैं, कभी नेवी वाले करते हैं, और कभी कभी एयरफोर्स वाले जो होते हैं उनके सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। तो ये भी इसलिए दर्शाता है कि जो राष्ट्रपति है ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी फोर्सेस। कमांडर ऑफ मतलब तीनों सेना को उनको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है? वह भारत का संवैधानिक प्रमुख है। जो प्रेसिडेंट हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो संवैधानिक प्रमुख हैं भारत के, ठीक है, और प्रथम नागरिक हैं, ठीक है, ठीक है। प्रथम नागरिक से आपने क्या समझा? देखिए, एक टेबल ऑफ प्रेफरेंस आपने पढ़ा होगा या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। उसमें क्या होता है कि देश में कैसे कैसे जो पोस्ट पे लोग हैं उनको कैसी कैसी वरीयता देनी है, ये एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। उस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। उस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जो सबसे ऊंचे पद पे है वो कौन है आपका? वो है हमारा हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। सो प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ही इज इक्विवेलेंट टू द मोनार्क, क्वीन और किंग ऑफ ब्रिटेन। देखिए, हमारा जो प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप देखेंगे कि इसके कार्य करने की जो पैटर्न है या कार्य करने का जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के जो मोनार्क है उससे हम लोग इंस्पायर हैं। ब्रिटिश में क्या है, वहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और वहाँ पे जो किंग है, जो मोनार्क है, उसका जो रोल है वो भी क्या होता है, वो भी रोल सेम है जो प्रेसिडेंट का इंडिया में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से इंस्पायर होके हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट के पास है वो ब्रिटेन से इंस्पायर है, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ रहे हैं आप लोग? ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या लिखा है। ओके, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में ये देखते हैं। और देखिए, ये सारे फैक्ट, ये सारे पीपीटीज इस पर्पज से डिजाइन है कि आपके एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चंस आए तो आप इसको इजिली कवर कर पाएं, ठीक है। दिस वेरी पीपीटी हैज बीन डिजाइंड सो दैट योर क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस कैन बी टैकल्ड, ठीक है। आपके जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से आप क्लियर कर पाए। सो ही इज द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। वे भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी लोग यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं उसका रिक्रूटमेंट कौन करते हैं? उसके प्रेसिडेंट करते हैं, और उस अथॉरिटी से प्रेसिडेंट जो है ही कैन विजिट टू द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। आइए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 जिसमें यूनियन के बारे में जिक्र है, यूनियन के बारे में जिक्र है, चैप्टर 1
जो है वो क्या करता है, वो द एग्जीक्यूटिव को डील करता है। और वो जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 52 to 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, संविधान में जो भाग 5 है इसको आप लोग याद रखना है। इसको मैं डबल टिक करता हूं, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कीजिएगा। जिसको मैं डबल टिक कर रहा हूं उसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क के वाक कीजिएगा। बहुत स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, बहुत स्पेसिफिक पढ़ते हैं, क्योंकि इफ यू डू नॉट हिट द नेल्स योर क्वेश्चंस विल बी रॉन्ग। ठीक है, आप जब सटीक अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न के बारे में ही अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी किताबें में भी दी हुई हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि आपको मैं इस टॉपिक को ऐसे इंट्रोड्यूस कराऊं कि फॉरगेट अबाउट एसएससी, इफ यू राइट योर सिविल सर्विसेज एग्जाम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, आपको तब भी ये बहुत आपको फायदा पहुंचाए। ठीक है, तो संविधान में जो भाग 5 है वो संघ के बारे में दिया गया है। उसमें जो पार्ट 5 है उसमें क्या है, यूनियन के बारे में मेंशन है, जिस तरह पार्ट 6 में स्टेट के बारे में मेंशन है। सो पार्ट 5 के जब आप चैप्टर 1 अध्याय 1 को देखेंगे तो उसमें कार्यपालिका के बारे में जिक्र है, उसमें कार्यपालिका के बारे में जिक्र है। और अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो दिस आर्टिकल 52 to 78 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो आर्टिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आर्टिकल भी आप लोग प्लीज याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है? बेसिक बेसिक चीजें बहुत आसानी से पढ़ते हैं, बहुत आराम से पढ़ते हैं, कोई तनाव नहीं लेना है। और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से मैं आपको सारी चीजें जो हैं वो याद करा दिया करूंगा। ठीक है, आइए। यस, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 52 है वो क्या कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द पहला आर्टिकल जो प्रोविजंस विच टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर्टिकल 52। आर्टिकल 52, ठीक है। आर्टिकल 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करता है। संघ की कार्यपालिक जो शक्तियां हैं उसके बारे में अगर प्रोविजन जिस किसी अनुच्छेद में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद जो 53 है दैट टॉक्स अबाउट संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, देन आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 54 जो है इट टॉक्स अबाउट राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका 54। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं उम्मीद है कोई परेशानी हो रही होगी। बहुत आसानी से चीज़ों को समझ रहे हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होता है उसका क्या मैनर होगा, दैट हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 55। दैट हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 55। देन आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो टर्म होगा, जो क्या होगी, पदावती होगी, जो अवधि होगी, उसके बारे में जो है वो दिया गया है आर्टिकल 56 में। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन इन द आर्टिकल ऑफ 56। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो हमने देखा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और देखते हैं। देन आर्टिकल 56, 56 के बाद 57, 58, 59 एंड 60। 4 आर्टिकल और हम यहाँ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन से जो अनुच्छेद हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है मैंने पीपीटी में इसलिए करवा दिया है कि जब आप रिवीजन करें तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएं। और इसमें मैं मार्क भी कर दिया करूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जब आपका एग्जाम्स आएंगे तो उस समय आप इस पीपीटी को आराम से देख के वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख के जाना, और आप देखोगे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 95 to 99% चांसेस हैं कि जो मैं मार्क करूंगा आपके वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 57 कहता है डील्स विद द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति को फिर से एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी की बात होती है वो आपका डील करता है आर्टिकल 57। ठीक है, आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ये जो बातें हैं वो आर्टिकल 58 में लिखी गई हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हैं प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए, ये जो बात है वो 59 में लिखी गई है। एंड ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 60 में लिखा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 58 एंड आर्टिकल 60। ये दोनों आर्टिकल है, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट,
किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं की बात की गई है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 58। 58 विल बी द आंसर। उसके अलावा पूछ सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञान के बारे में किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 60। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 58 एंड 60 जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। क्लियर है? आइए, देन आर्टिकल 61 प्रोसीड्यूर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो आर्टिकल है ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ लिखता हूँ, प्लीज इसको आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 61 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 61। क्लियर है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो क्लैरिटी है, उसके बारे में जो प्रोसीजर है, वो सब जो है वो 61 में आपका मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 62 क्या है? द टाइम फॉर होल्डिंग एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज स्पेसिफाइड एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल इलेक्शन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड। ठीक, अनुच्छेद 62 देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय बताया गया है और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय का कार्यकाल भी बताया गया है। तो किसी अवस्थी में अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है तो उस समय उसके कैसे इलेक्शंस होंगे, क्या टर्म ऑफ ऑफिस होगा, इसके बारे में जो प्रोसीजर है वो आपका आर्टिकल 62 में मेंशन है। आर्टिकल 70 टॉक्स अबाउट डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। ठीक है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है उसके बारे में जो है आर्टिकल 70 है। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन उभरता है तो उस समय प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, उसके बारे में जो है आर्टिकल 70 में आपका मेंशन है। कंटीजेंसी जब ऐसे होंगे तो वहां पे जो राष्ट्रपति है आपका कैसे काम करेगा, इसके बारे में आर्टिकल 70 में मेंशन है। मैं थोड़ा थोड़ा ओवरऑल आपको करा दे रहा हूं, आप प्लीज इसको ध्यान देना। जो भी मैं मार्क कर रहा हूं डबल टिक, उसको प्लीज आप अच्छे से याद करके जाना। आर्टिकल 71 मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तथा उससे संबंधित जो मामले हैं उसके बारे में आपका अनुच्छेद 71 में मेंशन है। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति। जो पावर ऑफ पार्डन है, सस्पेंस है, कम्यूट है राष्ट्रपति का, वो कहाँ मेंशन है? वो मेंशन है आपका आर्टिकल 72 में। और ये जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 73 क्या है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब संघ की जो कार्यकारी शक्ति है उसका जो विस्तार है वो अनुच्छेद 73 में आपके दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 73 में वो चीज आपके दिए गए हैं। यस, आर्टिकल 73 हमने देखा। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 86, 87, 123 एंड 143। ये सब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रश्न आपके पहले भी पूछे गए हैं वो इन्हीं सब आर्टिकल से पूछे गए हैं और यही एक कारण है कि ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैंने यहाँ पे मेंशन करवाया है। ठीक है, आर्टिकल 86, 87, 123 एंड 143। ठीक है, तो क्या है ये आर्टिकल और क्या बात करता है, थोड़ा देखते हैं, प्यार से देखते हैं, आराम से देखते हैं, एकदम नहीं घबराना है, बहुत आसानी से आपके जीएस को कवर कराया जाएगा। आर्टिकल 86 कहता है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। कौन सा हाउस? कौन सा हाउस? जब हाउस की बात करें तो यहाँ पे संसद की बात हो रही है और जनरली लोकसभा की बात होती है। जब भी हम हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा की बात होती है या पार्लियामेंट की बात करती है। ठीक है, पार्लियामेंट की बात होती है। तो अनुच्छेद 86 जो है सदन को संबोधित करने और सदन को संदेश भेजने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 87 जो करता है वह स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं हाउस को उसके बारे में जो चीजें हैं, जो चीज मेंशन है वो है आपका आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 183 क्या कहता है? द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब आर्टिकल 23 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और प्लीज इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 123 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और मैं आपको बता रहा हूं कि इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस 100% आएंगे। जो भी नेक्स्ट एग्जाम एसएससी का होने वाला है उसमें से किसी न किसी एक में ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। सो ये कहता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश में प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसके बारे में बात करता है। मतलब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब क्या हुआ?
आपको पता है कि हमारा पार्लियामेंट जो है वो हमेशा सेशन में नहीं रहता है। कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, वो सेशन में नहीं होता है, उसकी छुट्टी होती है। उस अवधि में अगर कोई बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है या कार्य है वो उभरता है और उस समय किसी लॉ की ज़रूरत होती है, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जिस लॉ जो पार्लियामेंट बनता है ठीक उसी इफेक्ट का एक दूसरा लॉ बना सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस। मतलब किसी आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी का जो कंडीशन हो, उस समय अगर कोई लॉ नहीं बन सकता है क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो छुट्टी पे है, तो उस समय राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंस क्या कर सकते हैं, प्रोमोलगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकते हैं और ये जो ऑर्डिनेंस होता है उसका सेम इफेक्ट होता है एज एन एक्ट। एक जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है उसके जैसा सेम प्रभाव जो होता है वो किसका होता है, वो ऑर्डिनेंस का होता है। और ये जो आर्टिकल है 1, 2, 3 बहुत आसान है याद करना। आर्टिकल 1, 2, 3 सीक्वेंस से बहुत आसानी से याद हो जाएगा, तो 1, 2, 3 आप हमेशा याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 143 देखते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई ऐसी स्थिति उभरती है जब प्रेसिडेंट को लगता है कि मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ सुझाव चाहिए, उसे डिस्कस करना है, तो इसके बारे में जो प्रोविजंस है, इसके बारे में जो भी चीज़ें मेंशन है वो है आर्टिकल 143 में। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसका विवरण जो है अनुच्छेद 143 में मेंशन है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझ में आ रही है आपको चीज़ें। आइए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है, क्या होता है। जो पहला लाइन है वो क्या कह रहा है, द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। मतलब आयरलैंड के संविधान से हमने जो प्रोविजंस है इलेक्शन का वो एडॉप्ट किया है। वो कहाँ से किया है हमने, वो किया है आयरलैंड के संविधान से। प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स। ये नंबर आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ सकता है, मैं कह रहा हूं कि आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपके आएगा। प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स मतलब राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन का प्रस्तावक के रूप में कम से कम, मतलब प्रस्ताव जो आगे बढ़ाते हैं उन कम से कम 50 और निर्वाचक और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचक द्वारा नामित किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ठीक है, मतलब 50 ऐसे इलेक्टर्स होने चाहिए जो उनका नाम प्रपोज करें कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए, और 50 जो इलेक्टर्स हैं वैसे होने चाहिए जो पीछे से इनको बैकअप करें। ठीक है, तो 100 लोगों की तकरीबन यहाँ जरूरत हो गई, तब जाके कोई राष्ट्रपति बन सकता है। अगर आप सोच रहे होगे कल को आप उठोगे और आप भी जाके इलेक्शन लड़ लोगे राष्ट्रपति के, तो आप सोच लेना 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपको बैकअप चाहिए, तो वो क्या पॉसिबल है क्या, है ना, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये 15,000 तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ये 15,000 क्योंकि पिताजी का पैसा है, उस पर पढ़ाई करो आप, तो राष्ट्रपति कैसे बन पाओगे। ठीक है, तो पहले पढ़ाई करो, एसएससी क्लियर करो, उसका यूपीएससी क्लियर करो, डू सम एक्सलेंट जॉब इन द कंट्री, then join the politics, and then eventually you could become the president of India. ठीक है, as we have a railway minister who is an IAS officer, एक कोई अश्विनी सर हैं, he is an IAS officer and a very excellent and efficient person. ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीजें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है उसके जो वोट्स होते हैं वो कैसे काउंट होते हैं, वो मैकेनिज्म को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए उस मैकेनिज्म को समझते हैं। तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए, आपको पता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए देखते हैं और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमपी देखते हैं। तो जब एमएलए की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जितने भी एमएलए हैं उनसे डिवाइड किया जाएगा इनटू 1/1000। ये जो नंबर निकल के आएगा वो एक एमएलए का जो होता है वोट का नंबर होता है। ठीक है, ये जो निकल के आएगा वो एक वोट जो होता है, एक जो एमएलए होता है उसका वोट का और क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, वैल्यू होता है इनफैक्ट। ठीक है, एमपी का क्या होता है,
तो एमपी में क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ द स्टेट, सारे स्टेट के जितने एमएलए हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वोट की, उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और उसको डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से। तो ये जो निकल के आता है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट होता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय वे ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, एकल संक्रमणीय वोट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप बैलेट पेपर भरते हो, ये बैलेट पेपर सिलेक्शन होता है, तो आप वहां वरीयता देते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर नंबर 1 वाला कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने तो नंबर 1 दिया हो लेकिन बाकी लोगों ने हो सके नंबर 4, नंबर 5 दिया हो, अगर वो सिलेक्ट नहीं होता है तो आपका जो वोट है वो सेकंड नंबर जो कैंडिडेट है उसके प्रति अपने आप चला जाता है, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफर वोट। जो आपका एक वोट है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे व्यक्ति पे, अगर पहला व्यक्ति चुनाव में जीतने के लायक नहीं है या एलिजिबिलिटी उसकी नहीं रही, ठीक है, क्लियर है। आइए, तो फॉर्मूला यही है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। ये फॉर्मूला पे जो फाइनली जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है उसको हम लोग विजय घोषित करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग प्रेसिडेंट मान लेते हैं। ये फाइनल फॉर्मूला आपका। सो इट इज कंप्लीटली सीक्रेट बैलेट एंड विप कैनॉट बी इशूड। मतलब ये जो होता है वो सीक्रेट बैलेट होता है और कोई वोट दिया या नहीं दिया इस पर कोई भी विप जो है वो इशू नहीं हो सकता है। यह पूरी तरह से क्या है, गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान है, और कोई विप एक लिखित आदेश जो है जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये जारी नहीं किया जा सकता, क्लियर है। आइए, तो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज चूजन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब क्या है कि एक ऐसा कॉलेज बनाया जाता है, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता है जिसमें जो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं उसको उसका मेंबर बनाया जाता है। सो द प्रेसिडेंट इज चूजन बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आपको देखना है, इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात हो रही है। मतलब जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं कर सकते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, ठीक है। सो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं हो रही है। कई एक स्टेट में, जैसे कि 6 स्टेट में अभी अपर हाउस भी हैं, तो अपर हाउस के जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और लोअर हाउस के जो मेंबर हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, स्टेट में गवर्नर्स नॉमिनेट करते हैं, सेंटर में राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में कुछ मेंबर को। सो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे तो असेंबली वाले में तो क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो राज्यसभा की बात हो गई, क्योंकि बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और आपको पता है कि राज्यसभा में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं, तो वो जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके अलावा 2 और जगह के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो क्या है, ऑल स्टेट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। पहले हो गए दिल्ली के और दूसरे हो गए पौंडीचेरी के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि हमारे देश में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से इलेक्टेड मेंबर्स प्लस जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स के, उसके सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, उनके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं दिल्ली और पुडुचेरी के असेंबली के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये जो फैक्ट है दिल्ली और पुडुचेरी वाला, ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओथ, क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर जो है, यहां देखते हैं शपथ, योग्यता और कार्यकाल, ये तीनों चीजों पे आप थोड़ा गौर फरमाते हैं। देखते हैं कि कैसे शपथ होती है, क्या इनकी योग्यता होती है और क्या कार्यकाल होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के, ठीक है। सो द फर्स्ट
रिक्वायरमेंट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू, वह भारत का नागरिक होना चाहिए. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज. और ये जो सेम चीज़ है वो हमारा गवर्नर का भी है, हमारे गवर्नर के लिए भी है, जो वो 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए. ठीक है. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उनकी ऐसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि लोकसभा के मेंबर बनने लायक वो होने चाहिए. ठीक है. लोकसभा के मेंबर बनने लायक वो होने चाहिए. ठीक है. अब ये क्यों कहा गया है? आपने देखा होगा कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है कि शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन मेंबर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में एज ए चेयरमैन कार्य करता है, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के साथ साथ ये पार्लियामेंट के पार्ट कहलाते हैं. पार्लियामेंट के पार्ट कहलाते हैं. अगर पार्लियामेंट के पार्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना. 1 2 3 जो प्रोमulgation वाला आर्टिकल है, 1 2 3 लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति. ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. ये शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. कोई भी ऑफिस आपको जो आपको प्रॉफिट पहुंचाता हो उसके आप मेंबर्स नहीं होने चाहिए, वहां कार्यरत नहीं होने चाहिए. ठीक है. अंडर यूनियन ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट, कोई भी स्टेट, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आप उस कार्य में कोई भी ऑफिस को ज्वाइन नहीं किए होने चाहिए. वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकरण अधीन किसी लाभ के पद पर न हो. आपको किसी भी लाभ के पद पे नहीं रहना है. ठीक है, क्लियर है. आइए अब देखते हैं. द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, हमेशा ध्यान देना है कि जो प्रेसिडेंट का ओथ होता है, जो उनको शपथ ग्रहण कराते हैं, वो कौन कराते हैं? वो कराते हैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड अगर वो एब्सेंट हो तो कौन कराता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्रेसिडेंट ना हो तो गवर्नर कराता है, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ध्यान रखना है, चीफ जस्टिस कराता है प्रेसिडेंट के ओथ को. ठीक है, और चीफ जस्टिस ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और उसी तरह आगे होता है, वो सीनियर नहीं तो उसके नीचे वाले कोई ना कोई होंगे, वो कराएंगे. और टेन्योर की अगर बात करें, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो क्या है? वो है 5 ईयर्स. ठीक है, वो क्या है? 5 ईयर्स. आपको पता होगा जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं उनका भी जो है टेन्योर है 6 ईयर. ठीक है, 6 ईयर्स उनका भी टेन्योर है. यस, तो द पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट. ठीक है, अगर इम्पीचमेंट की बात करें, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगता है, कोई आरोप लगता है और उनको उनके पद से हटाना है, तो वो क्या प्रोसेस है, थोड़ा उसको देखते हैं. तो पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, किस ग्राउंड पे राष्ट्रपति को रिमूव किया जा सकता है? आपने समझा? एक जो ग्राउंड है वो किस ग्राउंड पे आप राष्ट्रपति को रिमूव कर सकते हैं? वो आपका ग्राउंड है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संसद भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगा सकती है. राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पद से हटा सकता है. ठीक है, इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस. ये जुडिशरी जैसी प्रोसेस होती है और ये पार्लियामेंट ये काम को करता है, ये पार्लियामेंट पे चलता है. ठीक है, द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब राष्ट्रपति को हटाने का जो इनिशिएटिव है वो किसी भी हाउस में लिया जा सकता है, या लोकसभा में या राज्यसभा में. वो प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है वो कहीं भी स्टार्ट हो सकता है. ये भी आप लोग प्लीज याद रखिएगा. ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो जो प्रोसेस है केवल लोकसभा में ही स्टार्ट होगा. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें आपको? ओके, सो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जब आगे बढ़ता है तो उसमें और देखते हैं हम क्या होता है. ठीक है, सो रेजोल्यूशंस कंटेनिंग द प्रपोजल इज मूव्ड आफ्टर 14 डेज नोटिस. ये जो 14 डेज है ये आपको ध्यान रखना है. ये जब रेजोल्यूशन पास होता है तो वो कब होता है? जब 14 दिन का नोटिस जो है वो राष्ट्रपति को सर्व हो जाता है, उसके बाद भी ये रेजोल्यूशन जो है वो पास करते हैं. पढ़ते हैं इसको. नोटिस टू द प्रेसिडेंट साइन बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस. क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को उस सदन के कुल सदस्यों के, किस सदन के? जिस सदन से राष्ट्रपति के जो अगेंस्ट है इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस सदन के क्या कह रहा है कि 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 14 दिनों का जो नोटिस है उसके बाद जो वो प्रस्ताव है आपका रेजोल्यूशन जो है उसको पेश किया जाएगा.
14 दिन का नोटिस दिया जाएगा इनको कि हम लोग आपको इम्पीच करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द रेजोल्यूशन इज देन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, ठीक है। जब रेजोल्यूशन पेश होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रस्ताव तब सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। अगर ये 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो वैलिड नहीं हो पाएगा आपका रेजोल्यूशन। उसके बाद क्या लिखता है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, ठीक है। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को हमने आज तक इम्पीच नहीं किया है। क्लियर है? आइए, The Chief Justice of India acts as an acting President of India in the absence of the both President and the Vice President. जब भी हमारे देश में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति न हो तो हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एज एन एक्टिव प्रेसिडेंट जो है वो रोल अदा करते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपकर अपने पद से त्यागपत्र ले सकता है, ठीक है। किसको सौंपता है? वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। यस, सो द प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है तो ही कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट हमने देखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे प्लीज आप लोग याद रखिएगा, जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह, he was acting as a acting president of India, he worked as an acting president of India। तो इन पे ऊपर भी सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सो सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? सैलरी ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज ₹5 lakhs पर मंथ अंटिल 2070 द प्रेसिडेंट यूज टू गेट 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है। 5 लाख सैलरी जब इनकी हो गई है और इसके पहले ये 1.5 लाख सैलरी पाते थे, तो ये 5 लाख के फिगर को याद रखना है, ये 1.5 लाख से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर 5 lakhs। देन द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो राष्ट्रपति के पावर हैं, शक्तियां हैं और कार्य हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण पावर है वो है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। द एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यकारी शक्तियां, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जीक्यूटिव पावर एंड द कार्यकारी शक्तियां, ठीक है। All the international treaties are signed in his name subject to ratification by the parliament। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज होते हैं, ठीक है, जो पैक्ट वगैरह होते हैं, वो किसके नाम पे साइन होते हैं? वो हमारे राष्ट्रपति के नाम पे साइन होते हैं। संसद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन उनके नाम पर सभी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं उस पर उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करते हैं, ठीक है। सो एलोकेट मिनिस्टर्स एमॉन्ग मिनिस्ट्री, allocate ministries among ministers on the advice of the prime minister। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो पोर्टफोलियो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ये करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोज लेजिस्लेटिव पावर। भारत के राष्ट्रपति को संघ के मामलों और जो प्रस्तावित विधियां हैं उनके शक्ति के बारे में सूचित किया जाता है, ठीक है। उनके शक्ति के बारे में सूचित किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो पावर है अपॉइंट करने का बाकी मिनिस्ट्री को, ये भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। यस, तो अब जो है इनकी जो विधायिक शक्तियां हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उस पर देखते हैं, ठीक है, उस पर देखते हैं। तो पहला आपका समोनिंग, समन करना मतलब संसद को बुलाना। उसके बाद क्या है? प्रोरोगेशन, ठीक है। सेंडिंग मैसेज विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्स टू बोथ द हाउसेस,
calling joint session in case of abrupt vacancy. In case of the office of the speaker or deputy speaker, the president will make a temporary arrangement. Dissolve the Lok Sabha, ये लोक सभा को डिसॉल्व भी करते हैं. Gives accent to the bill, वो बिल पे अंतिम हस्ताक्षर भी करते हैं जब बिल एक्ट बन जाता है. उसके बाद क्या है, ले ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी इनके पास है. आर्टिकल 1, 2, 3 मैंने आपको बताया था. बिफोर बोथ द हाउसेज ही गिव्स परमिशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल. ये जो है बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर्स हैं. एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं क्या बातें हो रही हैं. आह्वान, सत्रावासन, दोनों सदनों के विधेयकों के संबंध में सूचना भेजना, संयुक्त सत्र बुलाना, ज्वाइंट सेटिंग बुलाना. इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे स्पीकर होते हैं. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्यालय के मामले में अचानक रिक्त के मामले में राष्ट्रपति एक अस्थायी व्यवस्था करेगा. लोकसभा को भंग करने का अधिकार करते हैं. विधेयक को स्वीकृति देता है. अध्यादेश दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है. वह धन विधेयक पेश करने के अनुमति भी देता है. मतलब जब भी कोई मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, आपको पता है कि जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है. और वो इंट्रोड्यूस होने के पहले जो भी मेंबर्स उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रपति से वो क्या करेंगे, वो धन विधेयक पेश करने के पहले अनुमति लेंगे. ठीक है, अनुमति लेने के बाद भी ही जो धन विधेयक है वो आपको संसद में पेश करना है. क्लियर है, चीज़ें इतनी समझ में आ रही होंगी आपको. बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. बहुत आसान से धीरे धीरे चीज़ों को समझना है और मुझे आशा है कि आप चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हो. ठीक है, आइए. सो रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट. कुछ रिपोर्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं. ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को प्रस्तुत जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है. क्योंकि ये जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही सौंपना पड़ता है. जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो IAS IPS के एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, तो वो जो अपना एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट जो है उसको संसद में भेजता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से जो रिपोर्ट हैं जो राष्ट्रपति के नाम पे संसद में पेश होता है. तो संघ लोक सेवा आयोग, देखिए पहली रिपोर्ट जो आपकी आ गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, वित्त आयोग और अन्य संवैधानिक और वैधानिक निकाय. ठीक है, राज्यों के गठन, क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन के संबंध में किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है. ठीक है, राष्ट्रपति की जो अनुशंसा है वो क्या है, आवश्यक है. द रिपोर्ट्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. फिर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो इंट्रोड्यूस जब होता है लोकसभा में, तो उसमें भी राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है. CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी CAG की आपके SSC के अंदर. फिर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट और अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टेटरी बॉडीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट के नाम पे इंट्रोड्यूस होती है. रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑल्ट्रेशन, कोई भी फॉर्मेशन नया स्टेट का होगा या उसकी बाउंड्री में ऑल्ट्रेशन होगा. ठीक है, बाउंड्रीज और नेम्स में चेंज किए जाएंगे, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जो है वो जरूरी है. प्रेसिडेंट की जो प्रायर रिकमेंडेशन है, जो पहले से ही रिकमेंडेशन होती है, वो बहुत जरूरी है. तभी सब जो कार्य हैं आपके जो बाउंड्री या नेम चेंज किए जाते हैं स्टेट के, वो पॉसिबल हो पाएंगे. क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है. ओके, यस. अब जो कुछ महत्वपूर्ण पावर हैं जैसे कि वीटो पावर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखते हैं. वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज 3 टाइप ऑफ वीटो पावर. 3 तरह के जो वीटो पावर हैं ये हमारे प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं. ठीक है, पहला है आपका एब्सोल्यूट वीटो. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वीटो, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वीटो. ठीक है, so when the president exercises his absolute veto, a bill never sees the day of the light. The bill ends even after being passed by the Indian Parliament and does not become an act. ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं बातों को. देखिए वीटो क्या होता है, जब भी बिल कोई राष्ट्रपति के पास जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पार्लियामेंट से जो बिल है ये बिल जो है ये किसके पास जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास जाता है. जब ये बिल पे प्रेसिडेंट साइन करता है तो ये बिल क्या हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है, ये कानून बन जाता है. इसलिए तो कहा जाता है कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बिना ये बिल जो है वो कानून बन ही नहीं सकता है. तो ये जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को हो सके बिल पसंद ना आए या उसमें बहुत सारे ऐसी त्रुटियां नजर आए जो प्रेसिडेंट को लगे कि ये संवैधानिक जो
डिमांड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, जो प्रिंसिपल्स है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। उनको लगे कुछ इश्यूज है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे उसी को हम लोग देख रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। तो उस वीटो पावर में एक होता है एब्सोल्यूट वीटो। सो व्हेन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज एब्सोल्यूट वीटो, जब वो एब्सोल्यूट वीटो अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो क्या होता है, उसका प्रयोग करते हैं। अ बिल नेवर सीज द डे ऑफ द लाइट, द बिल एंड्स इवन आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। एब्सोल्यूट वीटो मतलब रख लिया अपने पास, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो फिर जो बिल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा गया है कि जब एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल होता है, देन अ बिल नेवर सीज द डे ऑफ द लाइट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब राष्ट्रपति अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है तो वह विधेयक कानून नहीं बनता, विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित होने के बाद भी समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन सकता, ठीक है। वो अधिनियम नहीं बन सकता, और आपको याद रखना है कि जब पूर्ण वीटो का इस्तेमाल होता है तब ये चीजें होती हैं। यस, इन इंडिया द प्रेसिडेंट हैज एक्सरसाइज हिज एब्सोल्यूट वीटो बिफोर। भारत में हमारे पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया है। अब तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी है। तो पहले लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ है। आइए देखते हैं कि पहले कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पूर्ण वीटो का इस्तेमाल किया है और बिल को पास नहीं होने दिया है, ठीक है। सो इन इंडिया द प्रेसिडेंट हैज एक्सरसाइज हिज एब्सोल्यूट वीटो बिफोर। इन 1954 it was exercised by Dr. Rajendra Prasad as the president, and later in 1991 it was used by President R. Venkataraman. दो राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर आर वेंकटरमन, इन दोनों ने पॉकेट वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया हुआ, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो जो दूसरा वीटो है उसको क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ वीटो, दूसरे प्रकार का ये वीटो है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट यूजेस हिज सस्पेंसिव वीटो व्हेन ही रिटर्न्स द बिल टू द इंडियन पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन, बट इफ द पार्लियामेंट रिसेंड्स द बिल विथ और विदाउट अमेंडमेंट टू द इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है। He has to approve the bill using any of his veto power. Without using the veto, the president cannot exercise his suspensive veto in relation to the money bill. क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्रेसिडेंट यूजेज हिज सस्पेंसिव वीटो, ये जो वीटो है इसका इस्तेमाल करता है व्हेन ही रिटर्न्स द बिल टू द इंडियन पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन। जब भी पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, किस चीज़ की रिकंसिडरेशन, ये रिकंसिडरेशन होता है जो बिल प्रेसिडेंट के पास पास करने को भेजा गया है उस पर पुनः विचार के लिए अगर उस बिल को पार्लियामेंट में भेजा जाए तो उस पावर को जो इस्तेमाल किया गया उसको कहते हैं हम लोग सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। बट लेकिन यहां पे है कैच, अगर पार्लियामेंट, इफ द पार्लियामेंट रीसेंड्स, पुनः फिर से बिल को भेजता है विदाउट और विथ अमेंडमेंट्स टू द इंडियन without amendments to the Indian President, he has to approve the bill without using any of the veto. अगर आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट उसको कंसीडर करती है या नहीं करती है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको उसको क्या करना पड़ता है, उस बिल को साइन करना पड़ता है और फिर उसको आप दोबारा नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, दोबारा नहीं भेज सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज सस्पेंसिव वीटो इन रिलेशन टू मनी बिल। जो धन विधेयक होता है उस संदर्भ में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या नहीं कर सकते, वो हमारा जो सस्पेंसिव वीटो हो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप ध्यान रखना है क्योंकि मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पास करना बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ पे इस तरह का गेम होगा, वीटो पावर यूज होगा, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत डिले हो सकती है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ देखते हैं, राष्ट्रपति अपने निलंबनकारी वीटो का उपयोग तब तक करता है जब वह विधेयक को भारतीय संसद को पूर्ण विचार के लिए लौटाता है, पूर्ण विचार के लिए लौटाता है। लेकिन यदि संसद भारतीय राष्ट्रपति के पास संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को दोबारा भेजती है तो उसे अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किए बिना विधेयक को मंजूरी देनी होगी। अगर पार्लियामेंट ने दोबारा भेज दिया तो उसको मंजूरी देनी होगी। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकता। निलंबनकारी जो वीटो है उसका जो इस्तेमाल है वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। सो
जो नेक्स्ट वीटो है वो क्या है, वो है पॉकेट वीटो। ठीक है, नेक्स्ट जो वीटो है आपका वो है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, द प्रेसिडेंट मे डिले द बिल फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड। ठीक है, ये पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता है, बस अपने वीटो को, आपके जो बिल है उसको लेके अपने पॉकेट में डाल लेगा और कोई काम नहीं करेगा, इसलिए इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। लेके मस्त अपने पॉकेट में डाल लिया, घूम रहा है, अपना काम कर रहा है, अपने राष्ट्रपति भवन का मजा ले रहा है। तो द प्रेसिडेंट में डिले द बिल फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड, पॉकेट में रख के भूल गया कि मेरे पास कोई बिल भी आया है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए उसको डिले कर दिया। और ज्ञानी जैल सिंह ने इसका इस्तेमाल किया था फॉर इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो था 1986 का, उसमें ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। और प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस एक्ट के लिए किया गया था, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, आपको याद रखना है, भारतीय डाकघर संशोधन नियम 1986। ठीक है, क्लियर है। 24th Constitutional Amendment Act 1971 made it obligatory for the President to give his assent to the Constitutional Amendment Bill, so he has no veto power in respect of this bill. 24 संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ ये देखते हैं। 24वां जब संशोधन हुआ, अब जब अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें एक प्रोविजन लाया गया, और वो प्रोविजन क्या था, उस प्रोविजन लाया गया कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है, इसलिए इस विधेयक के संबंध में उसके पास कोई वीटो शक्ति नहीं होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जो संविधान में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास वीटो पावर, उसके पास कोई भी वीटो पावर शक्ति नहीं होगी। इसका आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और ये जो है 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। अब जो एक इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो आपका राष्ट्रपति का आपको बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी प्रश्न आते हैं। अमूमन आपके एग्जाम में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो केवल प्रश्न ये आते हैं कि किस आर्टिकल के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो बहुत आसान है, 1 2 3, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 1 2 3 मतलब पार्लियामेंट के 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, 1 2 3। जब लोकसभा राज्यसभा नहीं रहेगा तो जो तीसरा है वो काम करेगा और वो ऑर्डिनेंस बनाएगा, आर्टिकल 1 2 3। Ordinance making power of President 1 2 3. The President of India can issue ordinance. It is not a legislative provision but an emergency provision. ध्यान रखना है, ये आप एक आपातकालीन प्रावधान है, ये नहीं कि नॉर्मल टाइम में जो है ऑर्डिनेंस आप राष्ट्रपति से बनवाएं। Ordinance can be promulgated only on the subject on which the parliament has the power. क्या कह रहा है कि जो ऑर्डिनेंस है वो उसी सब्जेक्ट पे बनेगा, उसी टॉपिक बनेगा जिस पे हमारे संसद को पावर है कानून बनाने का, दैट इज यूनियन लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट। यूनियन जो लिस्ट है या जो कंकरेंट लिस्ट है, यही दोनों पे जो है ऑर्डिनेंस बन सकता है, ना कि स्टेट लिस्ट पे। ठीक है, स्टेट लिस्ट पे ये नहीं बनेगा। स्टेट लिस्ट पे जो है ये आपका नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट पे जो पावर है ऑर्डिनेंस का वो गवर्नर के पास है। ठीक है, वो गवर्नर के पास है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन थ्रू ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश के माध्यम से कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाता। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो अध्यादेश के थ्रू नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल से काम करना होगा, प्रॉपर पार्लियामेंट में बिल पास करना होगा, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। सो ऑर्डिनेंस जो होता है, जो अध्यादेश होता है, इसका मेन पर्पस जो है वो केवल इतना ही है कि जब भी इमरजेंसी हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो उस समय उस इमरजेंसी को, उस आपातकालीन सिचुएशन को डील करने के लिए ऑर्डिनेंस का जो पावर है वो आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अब जो फाइनेंशियल पावर है, थोड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि फाइनेंस का कैसा पावर जो है वो हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, जो वित्तीय शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति के पास वो किस तरह की हैं, उसको थोड़ा देखते हैं ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Only with the prior recommendation of the president, a money bill can be introduced in the parliament. मैंने आपको कई बार बताया है कि जो धन विधेयक है उस पे हमारे राष्ट्रपति का क्या रिकमेंडेशन जरूरी है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है कि प्रायर रिकमेंडेशन। प्रायर रिकमेंडेशन मतलब केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में जो है वो धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है,
पूर्ण अनुशंसा से ही जो हमारे संसद में है धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज द यूनियन बजट, जिसको यूनियन बजट भी हम कहते हैं, इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। इसको कौन पार्लियामेंट में रखता है? वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है जो केंद्रीय बजट कहलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, तो ये कार्य जो है ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है हमारे प्रेसिडेंट का, ये जो है एक वित्तीय शक्तियों का पार्ट है हमारे राष्ट्रपति का। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का जो वितरण है उसकी सिफारिश करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की जो गठन है वो भी जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो भी जो है आपका राष्ट्रपति करता है। और फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, आर्टिकल 280 जो है आपको याद होगा, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। क्लियर है? ये समझ में आ रही है? कोई परेशानी आई होप कि आपको नहीं हो रही होंगी। ठीक है, आइए, तो कुछ जो पावर्स हैं वो जुडिशियल भी हैं जो हमारे राष्ट्रपति के पास हैं। हमने अभी एग्जीक्यूटिव पावर देखा, हमने अभी लेजिस्लेटिव पावर्स देखा, अब हम देखेंगे कुछ न्यायिक शक्तियां जो हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई हैं हमारे संविधान की तरह। तो क्षमा करने का जो प्रावधान है, क्षमा करने का जो पावर है, जो पार्डनिंग पावर है, ये भी हमारे राष्ट्रपति को है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मुजरिम है, उसको कोई सजा सुनाई गई है, अगर वो आह्वान करता है, वो रिक्वेस्ट करता है हमारे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसकी सजा को या तो कम कर सकता है या माफ कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस इंसान को कैसी सजा मिली हुई है। ठीक है, क्लियर? सो कम्यूट रिड्यूस सेंटेंस ऑफ डेथ टू लेस सीवियर वन। जो मौत की सजा है उसको भी राष्ट्रपति कम कर सकता है। मतलब जो मौत की सजा है उसको क्या कर सकता है? उसको लाइफ इंप्रिजमेंट कर सकता है, लाइफ इंप्रिजमेंट में तब्दील कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, रिमिट रिड्यूस द पीरियड ऑफ सेंटेंस बट द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम। ठीक है, और क्या है? रिमिट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है तो पीरियड ऑफ द सेंटेंस बट द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस रिमेन सेम। मान लो कि आपको रिगरस इम्प्रिजमेंट सुनाई गई है। ठीक है, रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर्स, तो इसके कैरेक्टर को चेंज ना किए बिना आपको जो राष्ट्रपति है वो रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 ईयर्स का है, ये पावर राष्ट्रपति के पास है और ये भी राष्ट्रपति आपको कर सकता है। रेस्पाइट टू अवार्ड द लेसर सेंटेंस। ठीक है, कम सजा देने के लिए क्षमा, लघुकरण, छूट और राहत है भी वंचित कर सकता है। मतलब क्षमा जो है वो जो आपकी सजा है वो भी उसको कम कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली ये जो है ये पार्डनिंग पावर है, क्षमा याचना के कुछ पावर हैं जो हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। और जब भी आपको सजा मिलता है तो आप राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं सजा कुछ कम कर दिया जाए, जो भी ग्राउंड है, प्रोसीजर है उसका होता है। लेकिन आप इतना जानिए कि ये सब जो पावर है हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। यस, तो डिप्राइव एनी सेंटेंस ऑफ एनी कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। सैन्य अदालत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर किसी भी अदालत की सजा से वंचित। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो रेस्पाइट टू अवार्ड अ लेसर सेंटेंस, डिप्राइव एनी सेंटेंस ऑफ एनी कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, रिमिशन इज परमानेंट वाइट रेस्पाइट इज टेम्पररी। ठीक है, रिमिशन जो है वो परमानेंट है, मतलब क्षमा अस्थाई है, जबकि राहत जो है वो अस्थाई है। ठीक है, अगर क्षमा करता है तो वो अस्थाई होता है और जो राहत होता है वो क्या होता है? वो अस्थाई हो जाता है। ठीक है, वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले को उसकी राय के लिए भी संदर्भित कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ परेशानी है, कुछ तनाव है, तो जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है? वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। किसके लिए? उसके ओपिनियन के लिए। ठीक है, ये भी जो एक तरह का जुडिशियल पावर जो है हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। यस, कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स हैं और कुछ मिलिट्री पावर्स भी हैं जो हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। यस, सो क्या डिप्लोमेटिक पावर्स हैं और क्या जो मिलिट्री पावर्स उसको देखते हैं। सो द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल फोरम्स है वहाँ प्रेसिडेंट जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। नेगोशिएशंस एंड कंक्लूजन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स
आर डन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं वहां पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं या जो समझौते होते हैं उस पर जो हस्ताक्षर होता है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, उसका जो निष्कर्ष है बातचीत का वो कौन निकालता है, वो निकालता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन से ही वो जो है जो बाकी ट्रीटीज है वो साइन होते हैं और उस पर अमल किया जाता है। ठीक है, मिलिट्री पावर देखते हैं। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, मैंने आपको पहले बताया था कि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, सो ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। ही इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वो भारत के रक्षा बलों के लिए सर्वोच्च कमांडर इन चीफ है। क्लियर है, ये जो है आपका सैन्य शक्तियों में आ जाता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, अब कुछ जो है इमरजेंसी पावर्स हैं उसको देखते हैं। इमरजेंसी पावर्स या आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, इमरजेंसी पावर यानी कि आपातकालीन शक्तियां। द प्रेसिडेंट हैज पावर विद द फ्लोइंग 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। 3 तरह की जो इमरजेंसी है उनमें प्रेसिडेंट का पावर है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल रूल। मैंने आपको तीनों बताया था और तीनों आर्टिकल मैंने आपको समझाया है कि तीनों अच्छे से कवर करना है, तीनों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, 352, 356 और 360। मैंने आपको बताया था कि कभी भी 352 लागू होता है तो आपका जो आर्टिकल 19 है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन तीनों के संदर्भ में जो है उनके पावर हैं। वो तीनों का जब भी कोई इमरजेंसी होता है तो उसका जो फाइनली उस पर जो साइन होता है, जो अनुमति होती है वो प्रेसिडेंट की होती है और प्रेसिडेंट की ही अनुमति से जो है इमरजेंसी लगाई जाती है। तो बेसिकली 3 टाइप इमरजेंसी होता है, हमने डिस्कस किया, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों का आर्टिकल जो है आपको याद रखना है, 360, 356 एंड 352। 352 वाला ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन है। 356 वाला ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर जो होता है वो 355 में लिखा गया है। अगर 355 को स्टेट फॉलो नहीं करता है तो 356 जो है उस पर अप्लाई हो सकता है। एंड ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है तब 360 को लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अपॉइंटमेंट पावर्स भी जो है राष्ट्रपति के पास है। थोड़ा सा अपॉइंटमेंट पावर देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल दे ऑक्यूपाई ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपने पावर में रहेंगे। ठीक है, ये अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमीशंस होते हैं, CAG होता है, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए और इंटर स्टेट काउंसिल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये सारों लोग का जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट करता है और ये प्रेसिडेंट का जो है अपॉइंटमेंट पावर के अंदर आता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन देख लिया, इलेक्शन कमिश्नर CAG जो होते हैं आपके, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ UPSC, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इंटर स्टेट काउंसिल्स या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ये सारे लोग जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो ये देखते हैं हम लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे कुछ प्रेसिडेंट है जिनके बारे में लिस्ट मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ठीक है, ये देखिए 1952 से 1962 तक ये हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसका सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर डोवारागिरी विक्रमागिरी, मतलब VV गिरी के नाम से इनको हम जानते थे। ठीक है, तो बेसिकली 3-4 जो शुरू वाले हैं बहुत आसानी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत आसानी से याद रहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो मतलब एक राधा और एक कृष्ण, मतलब ये दूसरे नंबर पे हो गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर 1, जाकिर 2, तीसरे हुसैन, मतलब 3 लोगों पे हो गए। VV गिरी, आपको याद है गिरी मतलब क्या होता है, एलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं। आप जब बचपन में छोटे थे तो माँ आपको 4-4 बादाम हमेशा भिगो के देती थी, तो ये आपके चौथे नंबर के राष्ट्रपति हो गए। तो 3-4 आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जो है राष्ट्रपति उनको आप देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये अभी हमारी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नाउ प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आज हम ये प्रेसिडेंट के जो चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट किए। प्रेसिडेंट के अलग अलग जो पावर्स थे, फंक्शंस थे, उसको हमने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया, पढ़ा, समझा। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ रिवीजन करते रहिए और हम लोग बहुत जल्दी एक नए लेक्चर मिलेंगे।
बहुत दिल से पढ़ाई करते रहिए। जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतनी जल्दी आप ये जो साइकिल है ना, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। माई ऑल बेस्ट विशेस आर विथ यू। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपकी जनरल स्टडीज की जो समस्याएं हैं उसको बहुत हद तक कम कर दूंगा। थैंक यू सो मच। स्टे स्टडिंग एंड कीप वर्किंग वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।